Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Feroz Shah. We are going to discuss the physics MCQs of online test QCA Saturday 31st October 2020. So let us start. पहला क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में आया है वो है कि which of the following pair has same direction always. तो जनाब पहले क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन F इज इक्वल टू ma. अगर इनके दरमियान इक्वेशन है तो इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड का डायरेक्शन ज़रूर सेम होना चाहिए. देयरफॉर एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन होगा, अगर फोर्स का डायरेक्शन वो नहीं होगा तो फिर ये इक्वेशन गलत होगा. और इक्वेशन के करेक्टनेस के लिए ये ज़रूरी है कि राइट साइड का डायरेक्शन और लेफ़्ट साइड का डायरेक्शन मस्ट भी सेम हो. बाकी जो ऑप्शंस हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा बॉडी इस तरफ जा रही है और आप इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज है. सिमिलरली फॉर वेलोसिटी, बॉडी टूवर्ड्स राइट जा रही हो, उस पर फोर्स अपवर्ड लग जाए तो वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन चेंज है. फोर्स एंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉडी राइट हो, फोर्स अपवर्ड हो सकता है. तो इट मीन कि फोर्स मे बी in same direction with momentum, maybe in same direction with velocity, maybe in same direction with displacement, but not must. But with acceleration, its direction must be same. The first question, correct answer is option C. Second question in the test that says कि motorcycle safety helmet extends the time of collision, hence decreasing what? The impulse. Decreasing the impulse. ये बात याद रखिएगा कि एक है force और एक है टाइम. जितना ये टाइम शॉर्ट होगा उतना फोर्स का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा. एन इम्पल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. इम्पल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स. सो जितना टाइम शॉर्ट होगा तो फोर्स स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा, इम्पल्स इंक्रीजेस. और जिस इंटरेक्शन का हम टाइम ज़्यादा कर दें उसका असर कम हो जाता है. बहुत सिंपल बात कर लेता हूँ. अगर फ़र्ज़ करें मैं इस बोर्ड को हिट करूँ विद 1000 न्यूटन फोर्स, लेकिन ये 1000 न्यूटन मेरे और बोर्ड के दरमियान 0.1 सेकेंड में लगेगा तो मेरे हाथ में दर्द ज़्यादा होगा. लेकिन अगर वही 1000 न्यूटन फोर्स मैं इस पर हाथ रख कर 1000 न्यूटन फोर्स लगाता जाऊँ और ये 1000 न्यूटन फोर्स 1 मिनट में लगाऊँ तो फिर मेरे हाथ पर इम्पैक्ट या इफेक्ट या इम्पल्स कम होगा. सो इट मीन व्हेन द टाइम ऑफ इंटरएक्शन elongated, the effect of force mean impulse decreases. So the best answer of the question is option D. Hence question number 2, option D is correct. That is impulse. Next है जनाब third one. Question number 3, दो बॉडीज़ हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और इनका डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड है. ओके, इनके एक दूसरे की तरफ आने की रिलेटिव वेलोसिटी 6 है. अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएं तो फिर इनका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो 4 है. तो बताओ पेयर ऑफ स्पीड्स क्या होंगे. ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है. कह रहे हैं कि पहले एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो 6 है. फिर कहा कि फ़र्ज़ करो ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी और ये एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 4 है. तो बताओ कौन सा पेयर इस कंडीशन पे सही उतरता है. मैं आपको सिंपल क्लू दे देता हूँ, सिंपल शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कैसे सॉल्व करो. याद रखिएगा जब बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे so it will be the sum of speeds. It will be the sum of speeds. Relative velocity will be the sum of speeds if directions are opposite. और अगर directions same होंगे तो फिर it will be the subtraction of speeds. दोनों का subtraction होगा. अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ठीक है. क्यों? ऑप्शन ए में है कि 5 और 1. अब और करें, 6 इनके सम से बनता है ना, यानी 5 + 1 से 6 बनता है तो ये कंडीशन वेरीफाइड. और सब्ट्रैक्शन से 5 - 1 से 4 बनता है तो ये कंडीशन भी वेरीफाइड. सेम डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव स्पीड होता है सब्ट्रैक्शन के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव स्पीड होता है एडिशन के बराबर. ऑप्शन ए इस कैटेगरी को, इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है.
लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इन द टेस्ट, वो क्या है जनाब? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बाई वर्टिकल मीन मोशन अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। लिहाजा प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स तो ज़ीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग वाई हमेशा जी के बराबर होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट, एक गाड़ी है एक्सेलरेट हो रही है लेवल रोड पर, यानी हॉरिजेंटल एक ही लेवल के रोड पर। उसकी वेलोसिटी फाइनल जो है वो इनिशियल के 4 टाइम्स हो गई है। आप बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज़ आया होगा या कुछ चेंज आया है या नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब लेवल सेम है, कोई बॉडी है कोई गाड़ी है, वो एक ही लेवल में मूव कर रही है, तो वो इन्फिनिटी तक भी मोशन करें, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आता। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिमांड्स the increase in position with respect to center of earth, and the decrease in potential energy demands the decrease in position vector with respect to center of earth। लेकिन लेवल रोड पर पोजीशन ऑफ बॉडी में कोई फर्क नहीं आ रहा पोजीशन वेक्टर में, therefore no change in potential energy। Hence the correct answer of this question is option A। Question number 6 in the test is कि एक आयरन स्फीयर है, उसका मास 10 kg है, हैज़ द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर, ठीक है, उसका मास 3.5 kg है। बोथ स्फीयर्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर, व्हेन दे आर 8 मीटर अबव द ग्राउंड दे विल हैव सेम। ये ग्राउंड है जनाब, यूँ समझो कि ये आयरन का स्फीयर है और ये एल्यूमिनियम का स्फीयर है। इन दोनों के मासेस में फ़र्क है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास जो है वो कम है। एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये 8 मीटर अबव द ग्राउंड है तो इनके मोशन में क्या चीज़ सेम होगी? क्या चीज़ सेम होगी? तो भाई एक्सेलरेशन श्योर सेम होगा। उसका रीज़न बता दें। रीज़न ये है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल में हर बॉडी का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ आयरन भी जी होगा और एक्सेलरेशन ऑफ एल्यूमिनियम भी जी होगा। तो एक्सेलरेशन तो सेम है। अब बाकी चीज़ें सेम क्यों नहीं है उसको देखें। मोमेंटम क्यों सेम नहीं है? क्योंकि मोमेंटम में मास है, और इनके मास में फ़र्क है तो इनके मोमेंटम में भी फ़र्क होगा। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी मास है, और अगर इनके मासेस में फ़र्क है तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज में भी फ़र्क होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी मास है। तो मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज मस्ट डिफर, बिकॉज मास डिफर देन मोमेंटम एंड all those quantities depend on mass will be different। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा जनाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says what? It says कि 2 army persons A and B each of weight 500 Newton climbs up a rope। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो जनाब वेट 500 दोनों के लिए सेम दिया है। दूसरी बात यह है कि हाइट दोनों के लिए 10 मीटर सेम दिया है, जबकि एक का टाइम 20 सेकेंड्स है T1 और दूसरे का टाइम 40 सेकेंड्स है T2। आपसे कह रहे हैं कि इनके पावर का रेशो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर पावर्स। तो बजाय इसके कि आप पावर को पुट करें दैट इट इज़ वर्क पर यूनिट टाइम, फिर आप वर्क की जगह FS लिख के और MGH से रिप्लेस करें, एक लेंथी प्रोसेस करें। द शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ पावर इज ऑलवेज इनवर्सली टू द रेशो ऑफ टाइम्स। रेशो ऑफ पावर रेशो ऑफ टाइम के साथ इन्वर्सली है, बिकॉज पावर में वर्क डिवाइड बाय टाइम है। इट मीन टाइम जिसका ज़्यादा पावर उसका कम। सो देयरफॉर द रेशो ऑफ पावर इज इन्वर्सली और रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ टाइम। That's why we have to say that 40/20 and the correct answer is 2:1. Hence option C is correct। Question number 7 में C ठीक है। Question number 8 डील करते हैं। The number of joules contained in 1 kilowatt hour is।
बाई 1 किलोवाट आवर। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 की जगह 1, किलो की जगह 10⁻3, वाट की जगह वाट और आर की जगह 3600 सेकेंड्स। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 3600 इंटू 10⁻³ वाट एंड सेकेंड। और आप सब जानते होंगे कि वाट और सेकेंड का कम्बिनेशन जॉल के बराबर है। देयरफॉर 3600 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू ये 2 जीरोज इसको दे दे तो 10⁻5 बन जाएगा, एंड वाट इंटू सेकेंड रिप्रेजेंट्स जॉल्स। ये वैल्यू ढूंढे, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सेज? इट सेज दैट एक गन है जिससे बुलेट फायर हुआ है 50 ग्राम का, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। बिकॉज ऑफ दिस द गन पुश बैक विद 1 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ द गन विल बी। आसान तरीका ये है कि बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू हैव टू से मास ऑफ गन, speed of gun must be equal to mass of bullet, speed of bullet. You are going to find the mass of gun. So mass of gun is equal to mass of bullet, velocity of bullet divided by velocity of gun. Put the values in grams. You will get answer in gram. If option are not in grams, then you have to convert it into kilograms. Mass of the bullet 50 grams and speed of the bullet is 30 while it is 1. The answer obtained is 1500. लेकिन आपने बुलेट का मास ग्राम्स में पुट किया है, सो गन का ये मास भी ग्राम्स में होगा। अब ऑप्शन पे नज़र डालें, अगर ऑप्शन में ग्राम की वैल्यू है तो सेलेक्ट करें, अगर केजी में है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। 1500 represents 1.5 kg. It means the gun is of 1.5 kilogram. And the correct answer of this question is option C. Question number 9, option C ठीक है। Let us entertain question number 10, and that is the angular momentum of a body is 3.14. Okay, its rate of revolution is 5 cycles per second. ठीक, calculate the moment of inertia of the body about the axis of rotation. अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3.14 है। 3.14 mean pi. The logic in question is that is in value. If the value of angular momentum is 3.14, it means that its value is equal to pi. You can replace 3.14 by pi. Furthermore, ये कह रहे हैं कि rate of revolution per second is it representing omega. The rate of revolution per second means omega. So the value of omega given is 5 cycles per second. 5 cycle per second. आप जानते हैं कि ओमेगा हम रेडियन में लेते हैं, तो साइकिल को रेडियन में चेंज करना ज़रूरी है। 5 and 1 cycle represents 2 pi रेडियन। तो अब आपको सही स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गई कि ओमेगा जो आपको दी गई है वो है 10 pi रेडियन per second. What is the demand of the question? The demand of this question is we have to find the moment of inertia. Now search an equation which relates angular momentum, angular velocity and moment of inertia. We will get a single equation in this regard, and that is L is equal to I omega. L is equal to I omega. Now entertain this equation for moment of inertia. The correct answer will become I is equal to L over omega. It is pi divided by 10 pi. Pi is cancelled with pi, and the correct answer is 0.1 kg meter square. And the answer in this question is option B. So जनाब क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। Question number 11. Question number 11 in the test. Which of the following has the smallest moment of inertia about the central axis if all have same masses and radii? भाई जिनका मास और रेडियाई सेम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप जानते होंगे। एक मास, एक रेडियस और दूसरा कांस्टेंट इन्वॉल्व इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका कांस्टेंट कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो जनाब एक रिंग है, रिंग के लिए चूंकि कांस्टेंट 1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग के लिए कांस्टेंट 1 है,
डिस्क के लिए कांस्टेंट जो है वो आप जानते हैं 1/2 है। 1 तो 1 होता है, 1/2.5 होता है। और स्फेयर के लिए कांस्टेंट जो होता है वो 2/5 होता है, एंड आई थिंक इट इज़ 0.4। तो जिसका कांस्टेंट कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और जिसका कांस्टेंट ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। सो देयरफॉर स्फेयर इज़ द बेस्ट or correct answer in this question, and hence option C is correct. Question number 12. When there is no external torque acting on a body in elliptical path, which of the following quantity remains constant? भाई सीधी सी बात है, जहाँ फोर्स ना हो, जहाँ फोर्स ना हो वहाँ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और जहाँ टार्क ना हो, जहाँ टार्क ना हो वहाँ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। सो जब इन्होंने ये कहा है कि टार्क नहीं है तो कांस्टेंटेंसी ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंपल्सरी हो जाता है। अगर फोर्स नहीं हो तो कांस्टेंटेंसी ऑफ लीनियर मोमेंटम मस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन है, मैंने जो रेफरेंस दिए, जो रीज़न दिए, उनके पीछे कंसर्न्ड एरिया है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी। तो फोर्स 0, change in linear momentum 0, momentum linear momentum constant, and torque is equal to delta L by T. If torque is 0 in a situation, then change in angular momentum is 0, and change in angular momentum 0 mean angular momentum is constant. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, and the answer of this question is option D, angular momentum. Question number 13. I have to discuss question number 13. And that is the product of moment of inertia I and angular acceleration is. भाई लेफ्ट साइड इसका क्या होगा? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर राइट साइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा है, तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा? आप जानते हैं कि आई अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू टार्क, और टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टार्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मोमेंट ऑफ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 14 in the test. That is, if the fundamental frequency of guitar string is 220 Hz, मतलब ये है कि आप लोगों को स्ट्रिंग दिया है, गिटार का हो, रबाब का हो, जिसका भी हो, लेकिन है स्ट्रिंग। अगर इसका F1 जो है वो 220 Hz हो, तो बताएं कि इसका F2 क्या होगा? स्ट्रिंग में हमारे पास F2 का इक्वेशन होता है 2 times of F1, hence it will be 440 Hz. And the correct answer in the question is option C again. And question number 15, ये क्या कह रहा है? A wave generator produces 500 pulses in 10 seconds. 500 pulses in 10 seconds. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मीन 1 सेकेंड में। तो सिंपल बात है मेरे भाई कि 10 सेकेंड में 500 पल्सेस हैं। फ्रीक्वेंसी मीन के 1 सेकेंड में कितने होंगे? यू हैव टू सॉल्व इट। 500 डिवाइड बाय 10, इट मीन 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। And the answer of the question is option A, correct. Next question, question 16. Question number 16 क्या कह रहा है? It says, according to Laplace, sound waves propagate through air as adiabatic process. तो भाई लेप्लास साहब ने कहा था कि the propagation of sound is adiabatic, while न्यूटन ने कहा था it is isothermal, जो कि गलत साबित हुआ, and hence option B is the correct answer. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. हमारे पास नेक्स्ट आंसर है 1, ये 16 नंबर था. 17, व्हेन ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज़ अ फेज डिफरेंस. आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन 2 मीडियम से होता है. अगर रेयर से होगा तो नो चेंज, और अगर डेंसर से होगा बिल्कुल अपोजिट. क्रस्ट विल रिफ्लेक्ट एज ट्रफ एंड ट्रफ विल रिफ्लेक्ट एज क्रस्ट फ्रॉम डेंसर मीडिया. सो क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान फेज डिफरेंस 180 का होता है. Therefore, the correct answer is 180 degree. From denser it is 180 degree, and the correct answer option is option C. Question number 18. Let us entertain question number 18, and it is a sounding source and a listener are both at rest, okay, relative to each other. If wind blows from source towards listener, then which of the following? Simple बात है भाई. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तब चेंज आता है, आसान क्लू दे रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में तब चेंज आता है जब सोर्स या लिसनर खुद मोशन करें. अगर इनके दरमियान हवा मोशन करें
तो वो साउंड के सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, उसकी क्वालिटी यानी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज नहीं करता। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज डिमांड्स द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और रिलेटिव मोशन ऑफ लिसनर। इफ both are at rest, it means wavelength and frequency will be constant. Wind can only alter the speed of sound. So the correct answer in this question is option B, that is speed, and hence option B is correct. Next question, question number 19. And question number 19 क्या कह रहा है? It says change in internal energy of the system is positive. By change in internal energy पॉजिटिव कब होगा? ऑप्शन बाद में देखते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा? आप कहोगे सर जब चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज कब होगा? तो आपको कहना चाहिए कि सर इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, hence if you have to increase the internal energy, it demands that temperature must increase. Because of the direct relation of internal energy with temperature, the increase in internal energy demands increase in temperature. So the correct answer is option C. Option C is the correct answer in this question. Next option जो है, question जो है वो 20, question number 20. First law of thermodynamics has a statement which implies that no heat enters nor leaves the system. It's not first law. It is adiabatic process. The temperature remains constant. It is isothermal, not first law. All work is mechanical. इसका फर्स्ट लॉ से कोई ताल्लुक नहीं होता. एंड एनर्जी इज कंजर्व. फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो इनपुट होता है वो दो आउटपुट में इस्तेमाल होगा. लिहाजा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर इंटर रिलेटेड. एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. It means option D is correct. Question number 20, option D is correct. Let us entertain question number 21. Let V and E be the potential and the electric field respectively. Which of the following are correct or possible? ऑप्शन ए में है कि वोल्टेज जीरो हो और E जीरो भी हो सकता है एंड E जीरो नहीं भी हो सकता. मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो. ये करेक्ट है भाई. इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑप्शन और ऐसे सिचुएशंस हैं जहां वोल्टेज ज़ीरो है लेकिन इंटेंसिटी ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी. फॉर एग्जांपल ऐसा सिचुएशन कहाँ पे होगा कि इंटेंसिटी ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी. तो भाई सिंपल बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए. फ़र्ज़ करें यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है. अगर इसकी वजह से सेंटर पर प्लस V बनता है तो इसकी वजह से सेंटर पर माइनस V बनता है. अगर ये सेंटर में है, अगर सेम चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो सेंटर पे प्लस V. इट मीन के इस पॉइंट पर नेट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा. लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती. इट मीन वोल्टेज ज़ीरो है लेकिन इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं है. अब एक और सिचुएशन के वोल्टेज ज़ीरो है, इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है. अगर मैं कहूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ग्रेविटेशन फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है. इस बाउंड्री से बाहर पॉइंट पर वोल्टेज भी ज़ीरो है और इंटेंसिटी भी ज़ीरो है. इट मीन हमें ऐसे भी सिचुएशन मिल सकते हैं जहाँ इंटेंसिटी ज़ीरो ना हो और वोल्टेज ज़ीरो हो. हमें ऐसा भी सिचुएशन मिल सकता है जहाँ वोल्टेज ज़ीरो हो और इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो. तो ये ऑप्शन ए ठीक है. ऑप्शन बी, इंटेंसिटी ज़ीरो, वोल्टेज में भी ज़ीरो और मे नॉट भी ज़ीरो. तो भाई आपने सीखा कि इंटेंसिटी ज़ीरो और वोल्टेज में भी ज़ीरो और मे नॉट भी ज़ीरो. इस कैटेगरी को कैसे समझें? तो इसके लिए है जनाब ऑप्शन ए ये ठीक है. ऑप्शन बी कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करो इंटेंसिटी ज़ीरो है तो ये डिस्कस करें कि वोल्टेज ज़ीरो भी हो सकता है और वोल्टेज ज़ीरो नहीं भी हो सकता. इंटेंसिटी ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो और ज़ीरो नहीं. पहले ज़ीरो नहीं को एक्सप्लेन कर लेते हैं. यहाँ तो आपने सीखा, देखें 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ. ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है. अगर हम यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज पकड़ें और इसको इस बाउंड्री तक ले आएँ तो इस पर हमें वर्क करना होगा और वर्क डिवाइड बाय चार्ज हमें वोल्टेज की वैल्यू देता है. हमें वोल्टेज की वैल्यू देता है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज की हमें वोल्टेज वैल्यू देता है. यहाँ पर पहुँचकर वोल्टेज
की एक वैल्यू होगी। अब इससे आगे वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट मीन कि यहाँ वोल्टेज तो होगा लेकिन बाउंड्री से आगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो सिचुएशन है जब इंटेंसिटी ज़ीरो है और वोल्टेज ज़ीरो नहीं है। और इससे पहले वाला केस जब हम चार्ज को यहाँ से ना लाएं, डायरेक्ट यहाँ चार्ज रखें, तो उसके लिए पोटेंशियल भी ज़ीरो है और उसके लिए इंटेंसिटी भी ज़ीरो है। इट मीन ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है वोल्टेज जहाँ ज़ीरो हो ई मस्ट बी ज़ीरो, तो ये गलत है क्योंकि आपने पढ़ा कि वोल्टेज ज़ीरो पर इंटेंसिटी ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी। Hence option D in this question is correct. Both A and B are possible. Both A and B are possible. Question number 22. Question number 22 says that the value of Coulomb's constant K depends on system of unit sure, medium between charges sure, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, therefore both A and B, both A and B are correct, option D. Question number 23, इसमें क्या होगा, which of the following is not unit of electric field intensity? तो ऑप्शन A इसमें ठीक है। ऑप्शन A मीन कि जॉल पर कूलम into meter square, it is not the unit of electric field intensity. Why? बिकॉज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम तो इसका है। अगर मैं इसके साथ लिखूँ न्यूटन मीटर कूलम मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन मीटर जॉल पर कूलम इंटू मीटर, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह वोल्ट पर मीटर कैन बी प्रूव दैट इट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, तो वोल्ट पर मीटर भी ठीक है। हिंस बी सी एंड डी आर इट्स यूनिट्स, तो जॉल पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है जनाब, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 2 वोल्ट, द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या होगा, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 2 वोल्ट, आपसे वर्क की वैल्यू मांग रहे हैं। तो भाई आप जानते होंगे कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू डेल्टा वी, चार्ज 1 है और ये 2 है, इट मीन ये 2, लेकिन इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में आंसर देता है। So it will be 2 joules, not 2 electron volt, not 2 electron volt, it will be 2 joules. So the correct answer is 2 joules. Option B ठीक है। Question number 25. The slope of graph I was V is called, याद रखें कि slope of I versus V is actually 1 over R, or 1 over R is reciprocal of R, and which is called conductance. We can say that the slope of IV curve is 1 over R, or we can say that it is conductance. Option, इसमें ऑप्शन करेक्ट है जनाब B. Question number 26. Question number 26 says resistance 10 ohm, 15 ohm and 20 ohms are connected in parallel. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओहम को 12 मिल रहा है तो बाकियों को कितना मिलेगा, 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल इंप्लाइज दैट पोटेंशियल विल रिमेन सेम, तो अगर एक को 12 मिला दूसरे को सबको भी 12 मिलेगा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27. Question 27 says that the EMF of battery is greater than terminal potential for closed circuit. आप जानते हो कि EMF is always greater than terminal potential. जब सर्किट क्लोज्ड होगा तब ओपन सर्किट में कोई टर्मिनल पोटेंशियल होता ही नहीं, तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। शॉर्ट सर्किटेड है या कौन सा सर्किट, ड्यूरिंग चार्जिंग, भाई चार्जिंग में EMF कम हो सकता है। अगर एक और सोर्स से डिवाइस चार्ज हो रहा हो तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कीप इट इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 28. इट सेज व्हाट, 4 वायर्स मीट अ जंक्शन एट अ जंक्शन। कहते हैं कि फर्ज करो एक जंक्शन है, यहाँ पर एक वायर आया, यहाँ पर एक वायर आया, एक वायर गया, एक वायर गया। अब जो डेटा गिवन है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिएगा 3 एम्पेयर का करंट जंक्शन में आ रहा है, एक वायर में 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है और दूसरे वायर में 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तो इस वायर में जो करंट होगा उसके बारे में आप क्या जानते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक जितना करंट जंक्शन में आएगा
वो इक्वल होना चाहिए उसके जितना जा रहा है। तो जाने वाला करंट कितना है जनाब, 2 + 5 मीन 7 एम्पेयर। इट मीन आने वाला भी 7 एम्पेयर होना चाहिए। तो 7 एम्पेयर के लिए 3 एम्पेयर के साथ इधर क्या होना चाहिए, 4 एम्पेयर इनटू द जंक्शन, 4 एम्पेयर इनटू द जंक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन व्हाट। भाई मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर ILB साइन ऑफ थीटा। तो करंट पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे और एंगल पे, इन सब पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एंगल बिटवीन बी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, अब क्वेश्चन नंबर 30 हम एंटरटेन करेंगे और दैट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। भाई वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आता है, तो आप जानते हैं ना कि B इज इक्वल टू, सॉरी, फ्लक्स इज इक्वल टू BA। इसका यूनिट B है, A इस तरफ ले आयो तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। इट मीन वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर है, एक बात। दूसरी बात देखिए, आप ये भी जानते हैं कि B इज इक्वल टू ILB, तो टेस्ला इज इक्वल टू I एम्पेयर, ILB है। और इसमें है नेक्स्ट, इन्होंने जो यूनिट दिया है, एक है भाई टेस्ला है। क्वेश्चन है 171 टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर। हाँ ठीक है, तो भाई वेबर पर मीटर स्क्वायर किस किस के बराबर होगा, इट इज न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर। B ये फोर्स की वैल्यू है भाई, फोर्स इज इक्वल टू ILB है, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन, ये करंट इधर आकर एम्पेयर बना देगा, L इधर आकर A बना देगा, और B टेस्ला, और टेस्ला आपने पढ़ा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर इंटू पर मीटर। इट मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज वन दैट। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि अगर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो क्या डिक्रीज या क्या इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मेरे भाई वोल्टेज को डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज करता है। आप जानते हैं कि फॉर ट्रांसफार्मर V1 बाय V2 इज इक्वल टू I2 बाय I1, या प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट बाय प्राइमरी करंट। फॉर ट्रांसफार्मर इनवर्स रिलेशन है, लिहाजा जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा वो करंट को ज़्यादा करेगा। इट मीन द करेक्ट आंसर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज डिक्रीज करता है, करंट इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 सेज कि मोशन EMF डिपेंड्स अपॉन व्हाट। भाई मोशन EMF का फार्मूला हमारे पास है, इंड्यूस्ड EMF इज BLV। इट मीन मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसमें आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 says Lenz law is according to law of conservation of energy, hence Lenz law का ताल्लुक law of conservation of energy से है। ऑप्शन बी इन क्वेश्चन 33 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, the back EMF in a motor increases as rotation increases। सिंपल बात है भाई, बैक EMF हो या इंड्यूस्ड EMF हो वो NWAB पे डिपेंड करता है। जनरेटर से आपने इक्वेशन डिराइव किया था NWAB। अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होते हैं, एक बार जो टर्न्स लिए वही हो गया। एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। इट मीन बाहर से जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ओमेगा है। अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF ज़्यादा होगा, और अगर ओमेगा कम होगा तो इंड्यूस्ड EMF या बैक EMF कम होगा। Therefore we can simply say that back EMF increases with what? Rotating rate of doing work increases, no. Current coil, no. Current coil rotation increases। तो ऑप्शन सी ठीक है,
when rotation of coil यानी omega increases, back EMF starts increasing. Question number 35. A device which is used for conversion of AC to DC. मेरे भाई AC को DC में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं. The device is called rectifier while the process is called rectification. And the correct answer of this question is 35 में आता है option C. Question number 36. Cancerous thyroid is treated with radioisotope of iodine. इसमें option B ठीक है, ये आपने याद रखना होगा. 37. Question number 37. The SI unit of activity is. तो इसका आंसर है becquerel. becquerel आप जानते हैं कि एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिके एंड दैट इज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. अगर एक न्यूक्लियस डिके हो रहा हो इन 1 सेकेंड then it is called 1 becquerel. This activity is called 1 becquerel. So the standard unit of activity or rate of decay is becquerel. Question number 38. Question number 38 says X-ray photon due to transition from L shell to K shell vacancy is called. देखिए जनाब, K shell में जंप लगा है तो K shell में L से जंप लग सकता है, M से जंप लग सकता है एंड सो ऑन. पहले चूंकि K में जंप लगा तो फोटॉन K होगा. जिस शेल में जंप लगता है फोटॉन उसी नेचर का होगा. अगर L में जंप लगेगा तो L फोटॉन, अगर K में जंप लगेगा तो K फोटॉन, ये K होगा. फर्स्ट जंप को अल्फा, सेकेंड जंप को बीटा, थर्ड जंप को गैमा कहते हैं. चूंकि L फर्स्ट जंप है K की तरफ, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज K अल्फा. अगर ये M होता देन द आंसर विल बी K बीटा. अगर ये N होता, इसके बाद होता तो फिर K गैमा होता. इस वक्त आंसर होगा K अल्फा एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज B. 38 में B आता है. क्वेश्चन नंबर 39. Question number 39. Question number 39 says that the value of Rydberg constant, ये आप सब जानते होंगे, इसमें ऑप्शन सी ठीक है. Rydberg constant is 1.097 into 10 raised to power 7 meter inverse. ये Rydberg constant की वैल्यू है. The last question of test in physics portion, last question, question number 40. And 40 number question says that de Broglie waves are associated with all moving particles. All moving particles. देखिए जनाब, de Broglie wavelength का फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv. क्या इसमें चार्ज है? जब चार्ज नहीं है तो इट मीन कि ये वेवलेंथ चार्ज से ताल्लुक नहीं रखता. इसमें दो चीज़ें बेसिक हैं. देखिए जनाब, मास का मतलब है कि पार्टिकल है और v का मतलब है कि वो मोशन कर रहा है. इट मीन हर वो पार्टिकल जो मोशन में हो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड होंगे और इसका आंसर है ऑप्शन सी. विश यू गुड लक. अल्लाह हाफिज़.